हेलो एवरीवन। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 7 मार्क्स के लिए है, जिसमें हमें डिफाइन करना है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट और थर्ड है स्ले रेट ऑफ ओप एम्प। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? The common mode rejection ratio indicates the ability of a differential amplifier to reject signals common to the two inputs. Example के तौर पे इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब when the same voltage is applied to the both the inputs V1 is equal to V2, जब हमारे op amp के दोनों टर्मिनल्स से सेम मैग्नीट्यूड का वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, then the differential amplifier is operated in a common mode method. तो differential amplifier जो होता है वो common mode में ऑपरेट होता है, जिसके वजह से हमारा जो नॉइज़ सिग्नल होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। और ये नॉइज़ को इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है वो डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, बट यहाँ पे वोल्टेज के मैग्नीट्यूड्स सेम हैं दोनों टर्मिनल्स पे, जिसके वजह से हमारा जो वोल्टेज आउटपुट आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, जिसकी वजह से ये नॉइज़ को रिजेक्ट कर देता है। और इसी नॉइज़ के रिजेक्शन के एबिलिटी को हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का डेफिनेशन देख चुके हैं। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल मोड गेन एंड द कॉमन मोड गेन। और इसको हम अगर डेसिबल में कैलकुलेट करना हो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को, तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, कि है 20 लॉग डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। और अगर डेसिबल में नहीं फाइंड करना हो तो नॉर्मली हम लोग डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन से ही फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द ओपन लूप वोल्टेज गेन एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच इट इज मेजर्ड। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है वो ओपन लूप वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है, जिस पे उसको मेजर किया जाता है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्ज में। तो जिसको आप इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ले रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट वोल्टेज चेंज पर यूनिट टाइम। एग्जाम्पल के लिए हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जब हम ओप एम्प पे स्क्वायर वेव वोल्टेज का इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेम ही आएगा, बट आउटपुट सेम नहीं आके वो कुछ इस तरह से आता है जिसका मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज तो सेम ही रहता है, बट जो टाइम है वोल्टेज का, वोल्टेज पर यूनिट टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग स्लो रेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और जिसका यूनिट होता है वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देख रहे हैं, जिसमें स्टेट द बार्क-हुसैन कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू ऑसिलेट विथ फीडबैक। इसमें बार्क-हुसैन कंडीशन के बारे में बताना है। तो पहले हम ऑसिलेशन समझते हैं कि क्या होता है। ऑसिलेशन जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं कि डीसी में जो हमारा वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है विद टाइम, और वही एसी में वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट कर सकता है विद टाइम, जो कि साइनोसाइडली भी फ्लक्चुएट करेगा, या फिर स्क्वायर वेव के फॉर्म में फ्लक्चुएट कर सकता है, या फिर ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म में फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसी वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ऑसिलेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जिसको हम लोग बार्क-हुसैन कंडीशन भी बोलते हैं। बार्क-हुसैन कंडीशन में 2 पॉइंट होना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है द लूप गेन मस्ट बी यूनिटी और ग्रेटर। जो लूप गेन होना चाहिए वो या तो 1 होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है A इंटू बीटा
जहाँ पे ए हमारा ओपन लूप गेन है और बीटा फीडबैक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन है। तो सेकेंड कंडीशन है इसका, द फीडबैक सिग्नल फीडिंग बैक एट द इनपुट मस्ट बी फेज शिफ्टेड बाई 360 डिग्री विच इज़ द सेम एज 0 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। जब हम एम्पलीफायर को कुछ इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट आता है। अगर आउटपुट साइनोसाइडल वेव के फॉर्म में हो तो फीडबैक वोल्टेज का जो इनपुट होगा वो भी साइनोसाइडल फॉर्म में होगा और दोनों का जो फेज शिफ्ट होगा या तो वो 0 डिग्री होगा या 2 पाई के मल्टीपल होगा, वो इन्वर्टिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो यही था बार्क-हुसैन कंडीशन, जिसमें 2 कंडीशन दिया हुआ था कि लूप गेन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन था हमारा कि जो फेज शिफ्ट होना चाहिए वो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए। तो उम्मीद है कि बार्क-हुसैन कंडीशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे।